हेलो बच्चों। आज हम रेलवे एग्जाम 2026 के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे आपके सामने है 10 जुलाई 2026 सुबह शिफ्ट 9 बजे से 10:30 बजे तक के कुछ क्वेश्चन है। तो हमारे 5 क्वेश्चन है। अब इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से जो इनके एग्जाम जो ऑप्शंस है और जो इनके डिटेल है वो हम सब विस्तार पूर्वक अपनी वीडियो में कवर करेंगे। और ये प्रश्न हर सब्जेक्ट वाइज है। जैसा फर्स्ट प्रश्न है आपका इतिहास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे। तो शिलालेख पहले होता क्या है? शिलालेख होता है पत्थरों या स्तंभों पर खुदे लेख। पत्थरों या स्तंभों पर खुदे लेख। ठीक है। लिपि क्या होता है? लिपि होता है भाषा को लिखने का तरीका। भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो पूछा है किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी, गुप्त, खरोष्टी, देवनागरी। तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किसमें लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ये क्या होती है? वह लिपि जो बाएं से दाएं जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। इसे सबसे पहले किसने पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा बच्चों? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है। ये लिपि जो है आधुनिक हिंदी की देवनागरी लिपि से जन्मी है। तो आप कहेंगे यह लिपि, यह है आधुनिक हिंदी की, ये लिखेंगे यह है आधुनिक हिंदी की, आधुनिक हिंदी देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि इसी से जन्मी है, इसी से जन्मी है। याद रखना ये। ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि ये जो लिपि है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। गुप्त लिपि, गुप्त लिपि जो है ये गुप्त काल में प्रयोग की जाती थी। गुप्त काल में प्रयोग की जाती थी। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि की बात करें ये इसके अशोक, अशोक के केवल उत्तर पश्चिमी के लेखों में मिली। ये जो लिपि है उत्तर पश्चिम के लेखों में मिली। उत्तर पश्चिम में वर्तमान में अगर हम बात करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है। ये लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इतना पता होना चाहिए आपको। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि इसमें आज की हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है। इस लिपि में, इसमें आज की हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है। जो मैं ये हिंदी लिख रहा हूँ ये किस लिपि, ये जो हिंदी मैंने लिखी है किस लिपि में आती है इसका मुझे कमेंट में आंसर देना। हम बात करें जो अशोक है, अशोक के लेखों की जो भाषा थी वो क्या थी? के लेखों की भाषा, लेखों की भाषा क्या थी बच्चों? तो आप कहेंगे प्राकृत। प्राकृत भाषा में लिखे गए थे लेख। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ठीक है। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। जो शिलालेख है उसमें अशोक के नाम को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता है देव नाम से, देवा नाम पे है। पेयवसी के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल से।
भौगोलिक शब्दावली में अक्षांश और देशांतर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अक्षांश, जिसे लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड ये क्या होता है? पृथ्वी पर पूर्व से, पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। देशांतर, जिसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड इसको कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन था भौगोलिक शब्दावली में अक्षांश और देशांतर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भौगोलिक निर्देशांक। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है। निर्देशांक जिसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स भौगोलिक निर्देशांक क्या होते हैं? ये किसी भी स्थान का सटीक पता लगाने, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए काम आते हैं। किसी भी स्थान की सटीक एग्जैक्ट लोकेशन पता करना। जैसे हमारे मोबाइल में एक सिस्टम है, हमारे मोबाइल में गूगल में जो जीपीएस आता है वो इसी पर काम करता है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो जीपीएस है वो ज्योग्राफिकली निर्देशांक पे, कोऑर्डिनेट पर ही काम करता है। बात करें भौगोलिक सीमाएं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होती है? ये दो देशों, राज्य या क्षेत्र को अलग करने वाली प्राकृतिक रेखा, प्राकृतिक रेखाएं। बच्चों यहां पर प्राकृतिक रेखाएं की बात आई है। नेचुरल बाउंड्रीज, प्राकृतिक रेखाएं कौन सी? जैसे पहाड़ या नदियां, ठीक है। ग्रह चिन्ह, प्लेनेट, जो साइन सिंबल होते हैं प्लेनेटरी, ये खगोल विज्ञान, ये खगोल विज्ञान में ग्रह तो जानते हैं हम, मंगल बुध जो है, को दर्शाने के लिए चिन्ह या निशान इस्तेमाल करना, ये होते हैं ग्रह चिन्ह। वैश्विक विभाजन क्या होता है? ग्लोबल डिवीजन। ग्लोबल डिवीजन क्या होता है बच्चों? तो ग्लोबल डिवीजन की बात करें, ये सामान्य रूप से दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया, क्या कहलाता है? ग्लोबल डिवीजन। जैसे मौसम के आधार पर हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, जो हमारे पढ़ा है अक्षांश लैटिट्यूड, पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है? इनकी संख्या, अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 181। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा। इक्वेटर बच्चों, इक्वेटर कौन सी है? इक्वेटर। देशांतर रेखा है, की संख्या कितनी है? 360। क्लियर है? और जो 0 डिग्री देशांतर है, से
दुनिया का समय तय होता है, तय होता है। एक बार हम ग्लोब पे बता देते हैं आपको। जैसे ये ग्लोब है, इस पर ये जो खींची जाती है, ये ऐसे वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है ये है अक्षांश, और जो ये खड़ी लाइन होती है ये होती है देशांतर। अब आपका इसमें प्रश्न है कि इस वाली जो बीच में ये जो कॉलम बनती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कला और संस्कृति से है, महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो अपनी प्राचीन गुफाओं और 5वीं शताब्दी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बताए तो ये होता है एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये होता है। इसकी स्थापना की बात करें 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर पेरिस में है इसका, फ्रांस। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है, प्रमुख है, वो कौन है? खालिद अल अनानी, इसके प्रमुख हैं, ठीक है बच्चों। और इसका जो काम होता है वो दुनिया की खास जगह जिन्हें वैश्विक संस्था द्वारा उनके ऐतिहासिक महत्व के लिए संरक्षित करना। तो क्वेश्चन था हमारा, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी प्राचीन गुफाओं और 5वीं शताब्दी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है? खांदेरी द्वीप। खांदेरी द्वीप ये मुंबई में है, मुंबई में। ये छत्रपति शिवाजी द्वारा बनाया गया है, छत्रपति शिवाजी द्वारा बनवाया। सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप यह है भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है, ठीक है। और इस पर भारत की आर्थिक राजधानी अपने मन में याद कीजिए, किसे कहते हैं भारत की आर्थिक राजधानी? मुंबई। इसी पर स्थित है। याद रखना, भारत की जो आर्थिक राजधानी वो क्या है? मुंबई। बुचर द्वीप ये भी मुंबई में है। इसे जवाहर द्वीप के नाम से जानते हैं, जवाहर द्वीप। एलिफेंट द्वीप क्या होता है? एलिफेंट द्वीप ये महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से यूनेस्को जो स्थल है वो यही द्वीप है, एलिफेंट द्वीप। ये कहाँ है बच्चों? ये भी मुंबई में है, मुंबई में। तो आप कहेंगे इसका जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम क्या है इसका? तो इसका स्थानीय नाम है धारापुरी द्वीप। धारापुरी द्वीप इसका नाम है। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को शामिल हुआ था 1987 में, 1987 में। द्वीप की बात करें तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप, ये द्वीप हमने पढ़ा। द्वीप क्या होता है? ये लिखा हुआ द्वीप। तो द्वीप होता है एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो, पानी से घिरी। तो चारों तरफ से पानी से घिरी जमीन को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल से, भारत में खनिज संसाधन परियोजनाओं तथा उनके स्थानों निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा सुमेलित है? देखिए, जो इस तरफ लिखे हुए हैं ये खनिज संसाधन परियोजना है और ये क्या है? इनके स्थान है। तो सबसे पहले हम बात करें
रानीगंज कोयला क्षेत्र, ये कहाँ है? गुजरात में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। याद रखना ये भारत का पहला और सबसे पुराना कोयला खनन है। यह है भारत का पहला और सबसे पुराना कोयला खनन है, कोयला खनन है। कुद्रेमुख लोहे अयस्क परियोजना, ये कर्नाटक में है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। तो ये सुमेलित है, ठीक है। कुद्रेमुख, अगर हम बात करें इस वर्ड की, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है, ये कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ होता है, कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? तो याद रखना, घोड़े का मुख, घोड़े का मुख कन्नड़ भाषा में। और जो इसकी पहाड़ी है वो घोड़े के आकार की, इसलिए इसे कुद्रेमुख कहते हैं। लोहा अयस्क क्या होता है? ये लोहा अयस्क आयरन, आयरन और इसको नाम से जानते हैं। ये वह कच्ची धातु, वह कच्ची धातु या पत्थर जिससे शुद्ध लोहा, लोहा निकाला जाता है, निकाला जाता है। नेवेली लिग्नाइट परियोजना, पंजाब लिखा हुआ है तो पंजाब में नहीं है, ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं। यहां से भारत का सबसे ज्यादा, यहां से भारत का सबसे ज्यादा लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या है? कोयले का एक प्रकार होता है जो भूरा कोयला होता है, भूरा कोयला निकाला जाता है। और याद रखना इस कोयले से क्या बनता है? इससे बिजली बनती है, बिजली बनती है। कोरबा कोयला क्षेत्र राजस्थान लिखा हुआ है, तो कोरबा राजस्थान में नहीं, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है मानव भूगोल से, ह्यूमन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा था 10 जुलाई 2026 में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच आरआरबी ने। विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपजाऊ मैदानों, औद्योगिकरण और शहरी विकास के कारण जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? पहले हम जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। इसका मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर पे, प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में रहने वाले लोगों की औसत संख्या, लोगों की औसत संख्या, औसत संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। तो विश्व के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उपजाऊ मैदानों, औद्योगिकरण और शहरी विकास के कारण जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? देखिए बच्चों, ये अमेजोन बेसिन है। बेसिन तो आप जानते हैं, बेसिन किसे कहते हैं? बेसिन, बेसिन होता है वह बड़ा इलाका जहां मुख्य नदियां और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो आप कहेंगे वह बड़ा इलाका जहां बड़ी नदियां और उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां बहती है, बेसिन बोलते हैं। तो अमेजोन बेसिन में तो होगा नहीं, ग्रीनलैंड में भी नहीं होगा। ग्रीनलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया और सहारा मरुस्थल। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व एशिया। अमेजोन बेसिन, ये अमेजोन बेसिन कहाँ है? आप कहेंगे अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ये दुनिया का सबसे घना वर्षावन है, दुनिया का सबसे घना वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर तो घनत्व सबसे कम होगा क्योंकि अत्यधिक गर्मी, बारिश और जंगल के कारण लोग यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा? सबसे कम। ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा
द्वीप, जो हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, जो हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। अगर ये बर्फ ज्यादा पड़ रही है तो यहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा। सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, रेगिस्तान। यहाँ अत्यधिक गर्मी होने के कारण जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा किसमें, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण और पूर्व एशिया में कौन कौन से, जैसे भारत, चीन, जापान और बांग्लादेश, बांग्लादेश जैसे अत्यधिक आबादी वाले देश, जैसे अत्यधिक आबादी वाले देश, यहां पर रोजगार लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। रोजगार और फैक्ट्री लगाना ही क्या कहलाता है, औद्योगिकरण। ये भी आपको पता होना चाहिए। के कारण यहाँ दुनिया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए बच्चों, हमने रेलवे के केवल 5 प्रश्न करे हैं, लेकिन उसकी जो हमने सब पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे एग्जाम के लिए, आने वाले जितने भी एग्जाम है। तो हम इसी सीरीज को, इस वीडियो को पार्ट 3 में कन्वर्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 और आएंगे, 5-5 प्रश्न का। ठीक है, इन 5-5 प्रश्न से ही आपके बहुत सारे प्रश्न बन के रेडी हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।